तू लोग ले जाएगा बिस्कुट, लेकर जा बिस्कुट खिलाओ। बहुआ के बिस्कुट खिलाएगा है? अरे तो बहुआ के तू सबने खिलाएगा जा करके, बहुआ के तू सबने खिलाएगा जा करके। अच्छा राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने नापा था। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसकी गणना कैसे की जाती है। ये चैप्टर जितना बढ़िया समझोगे उतना बढ़िया से, चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है ना। जीडीपी, जीएनपी सारे क्वेश्चन इसी से उठेंगे, ठीक है। पीपीपी मॉडल क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत बढ़िया समझना, हाँ बहुत काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यही बनेगा। फिर हम हाँ थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी, नाम तो सुना होगा है ना, द ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ नहीं रे, दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं, है ना। 1860 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि उनको लगा कि क्यों ना हमको एक राष्ट्रीय आय का गणना किया जाए, है ना। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि पूरा जनसंख्या, है ना, उसके बाद फिर उसका पूरा आय। तो पहले आय को ऊपर रखा गया कि पूरे देश का आय कितना है बटा पूरी जनसंख्या को रखी गई, है ना। तो इससे निकल गया एक औसत आय निकल गया पूरे भारत का। तो लगभग कितना निकला था, 60 रुपया है, वही तो निकला था। हाँ नहीं, एक मिनट, 20 रुपया कितना निकला था 1860 में, प्रति व्यक्ति कितना है 20 रुपया, मतलब बहुत कम। उसके बाद फिर इनका दिमाग में आया, उसके बाद फिर और भी लोग थे, सीपी देसाई थे, है ना, विलियम बेटिंग थे, उन लोग भी अपना दिमाग लाना शुरू किए कैसे आय निकाला जाए। तो वो लोग भी यही काम करना शुरू किए। तो साल दर साल हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब इसका मॉडल क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है ना। उसके बाद पीपीपी मॉडल क्या होता है, और इसी से तय करते हैं हम लोग ट्रेड। जो वर्तमान में ट्रेड वॉर चल रहा है, आप लोग सुन रहे हो, अमेरिका धमकी दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है ना। हाँ इसी से हम लोग का तय होता है कि हम लोग कितना पैसा छाप सकते हैं जीडीपी से ही, ठीक है। तो ये सारा इसमें पढ़ेंगे, क्लियर। पहला क्वेश्चन ये लिखो, भारतीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय आय का सर्वप्रथम गणना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। उसके बाद कब की थी, तो लिख लो 1860 में। कब किया था, 1860। इनका किताब का नाम था एक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी किताब में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना मिलती है, ठीक है। इसके बाद और भी लोग थे, है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद और भी लोग थे, है ना, विलियम डिग्बी, है ना, फिजले रियाज। इसके बाद विलियम डिग्बी, फिजले रियाज, सीपी देसाई, ये सारे लोग जो है अपने अपने स्तर से, ये व्यक्तिगत था, बात समझे। ये पूरा ऐसा नहीं था कि इनके हिसाब से पूरा देश का राय हम गणना कर रहे हैं, देश की आय की बात कर रहे हैं, बात समझे। ये व्यक्तिगत था। जैसे मान लो कि हम एक व्यक्तिगत डाटा लेना चाहें, एक अंगरसराय की पूरी आय कितनी है ना, तो हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा, बात समझे। यही सरकार लेनी चाहे तो वो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, क्लियर हो गए। तो ये था इतना व्यक्तिगत। अब क्या हुआ, 1931 में पहला बार नेशनल स्तर पर, बात समझे, नेशनल स्तर पर गणना की गई कि भारतीय की आय कितनी है ना, वैज्ञानिक आधार पर।
लिखो अगला क्वेश्चन, है ना। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय गणना कब की गई? 1931 में, है। और इस समय जब हमारा राष्ट्रीय आय निकाला गया तो पूरा भारत का राष्ट्रीय आय निकला 44 रुपया प्रति व्यक्ति। कितना निकला? 44 रुपया प्रति, हाँ, व्यक्ति। मतलब कुछ ज्यादा नहीं था। 1960 में कितना था? 20 है। तो 1860 में कितना था? 20। और 1931 में कितना हुआ? मतलब 90, सॉरी 4 3 7 70 वर्ष में हम लोग कितना बढ़े? 24 रुपया। मतलब 70 वर्ष पार होता 24 रुपया हम लोग की आय बनी है। लिखाया तो है 2400 कुछ $। 2400 कितना है? 2100 कितना था कल लिखाया था ना? 2450 $। तो डॉलर को कन्वर्ट करो रुपया में, तो 80 से गुना कर दो, लगभग 82 रुपये चल रहा है रेट वर्तमान में। तो 2450 डॉलर को 90 हो गया, हाँ तो बढ़ गया, तो फिर 90 से गुना कर दो। ये गणना करने वाले का नाम था KR राव, जो 1931 में गणना किए थे, उनका नाम था KR राव, है ना। ये ब्रिटिश अधिकारी थे एक तरह से। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश रूल के तहत ये अधिकारी काम करते थे। क्लियर? इनका एक किताब था, किताब का नाम है नेशनल इनकम इन ब्रिटिश रूल। नेशनल इनकम इन ब्रिटिश रूल, हाँ होएंगे ना। अब क्या होता है कि जब हम लोग आजाद हो जाते हैं तो आजाद होने के बाद एक समिति की गठन की जाती है। उस समिति का नाम रखा जाता है आय समिति, है ना। और इस समिति से 1949 में पहली बार राष्ट्रीय आय गणना की जाती है, जो पूरे सार्वजनिक तौर पर होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और इस समय हमारा ये जो होता है 246 रुपया 9 पैसा का लमसम में होता है। इसके अध्यक्ष जो क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से कि राष्ट्रीय आय के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? PC महान नोविस, है ना। PC महान नोविस, ये 2 पोस्ट पर थे, है ना। ये एक तो वित्त सचिव हुआ करते थे, ठीक है, PC महान नोविस, वित्त मंत्री का वित्त सचिव, ठीक है। और दूसरा ये राष्ट्रीय आय करने में पहले व्यक्ति थे आजादी के बाद। क्लियर हो गए? तो लिखो 1949 में राष्ट्रीय आय की नियुक्ति की गई। 1949 में राष्ट्रीय आय की नियुक्ति की गई। और इसके अध्यक्ष कौन बने? PC महाल नोविस हैं। और जब इस समय हमारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई तो निकला 243 रुपया 9 पैसा। 246 है रे, 46 रुपया 9 पैसा, हाँ प्रति वर्ष है ये जी। क्योंकि जो भी आय निकालते हैं ना हम लोग, वो प्रति वर्ष के हिसाब से निकालते हैं, ध्यान रखना, बात समझे। जो भी आय निकालेंगे वो 1 वर्ष का आय निकालते हैं। तो 1 वर्ष का आय है 246 रुपया 9 पैसा। ये 20 रुपया भी था, ये 1 वर्ष का था, है ना। ये भी जो 46 रुपया था, 44 रुपया, ये भी 1 वर्ष का ही था। अभी हमारे यहाँ कितना है? तो 2450 $। तो 90 से गुना कर दो, कितना हो गया? 0 0 0 0, है ना, है 0 9 बजे 45 का 5 हाथ में 4 9 36 36 4 40 के, है ना, 9 दूनी 18 4 22 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,20,500 रुपया जो आएगा ये हमारा, है ना, प्रति वर्ष का आय है। ध्यान रखना, महीना का आय नहीं है, तो फिर अमीरे हो जाते हैं हम लोग। प्रति वर्ष की आय है।
क्लियर हो गए। अब देखो हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उसका निकालने का प्रक्रिया क्या क्या है ना। अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। पहले जो था नॉर्मल था, राष्ट्रीय आय देखो उसके नीचे जनसंख्या रख दो, है ना, आपका पूरा का पूरा डाटा बता देगा। क्लियर हो गए। लेकिन अब थोड़ा सा प्रक्रिया चेंज हो गई। अब सिर्फ जीडीपी एमपी से नहीं निकालते हैं, जीडीपी एफसी लगेगा, है ना, एनएनपी लगेगा। ये सब है क्या, इस सब के बारे में जानेंगे हम लोग। तो लिखिए राष्ट्रीय आय निकालने के तरीके या उसी को कहते हैं अवधारणा। सलाह के नीचे देखा तो जज धीरे सलाह नीचे देखो। राष्ट्रीय आय निकालने का अवधारणा। है पूछिए। उसके बाद एक और आएगा, उसको बोलते हैं पीडीआई। ये सारा पढ़ेंगे अभी हम। तुम लोग को जब पहला चैप्टर में पढ़ा रहे थे तो हमें बता रहे थे कि है ना एक व्यष्टि और एक समष्टि, है ना। तुम लोग व्यष्टि तो पढ़ा दिए थे एक व्यक्ति के लिए। ये सारा प्रक्रिया जो है तुम्हारा राष्ट्रीय आय, है ना, नियोजन, है ना, या फिर और भी चीजें जितना पढ़ाएंगे सब समष्टि में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। समष्टि का पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है, तो टॉपिक मिलेगा पढ़ने का। व्यष्टि में नॉर्मल है, व्यष्टि में क्या है कि एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे। तो हमारा तो देश एक व्यक्ति के लिए काम करेगा नहीं, है ना, देखना है तो पूरे देश को देखना है। बस समझ गई। हाँ है, सब बताएंगे भाई, आराम से रहना तू अभी। एक मिनट, एनडीपी नहीं रे, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी लिखा है, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ अब यहाँ से जितना चैप्टर 5 टॉपिक लिखा है इसको समझ लेते, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा लगभग समाप्त है तुम लोग का। यही इकोनॉमिक्स है इतना सारा। हाँ ये जिंदगी में काम करेगा हमेशा। आए सोचिए, एक दिन के लिए मेमोरी मिल जाता है, परमानेंट नहीं आता है, तुमको पिता परमेश्वर से मिलाना पड़ेगा। ईसाई धर्म वाला है ना, वो परमानेंट मेमोरी में डाल देगा। इसके बाद बोल ही नहीं पाओगे। अरे तुम दिल पे मत लिया करो, बात सही है। कभी तुम जाना है, एक मखदूमपुर में एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल नहीं पता शुक्र को होता है, पता नहीं कौन से आते हैं, भगवान आते हैं, पंडित जी आते हैं। 3 ट्रेन में आप चढ़ नहीं पाओगे। पटना से ट्रेन खुलती है ना, तो 3 ट्रेन में आप नहीं चढ़ पाओगे। सवेरे से लेकर 12 बजे तक, वहाँ 12 बजे से फेस्टिवल शुरू होता है, वो प्रवचन उनका, तो 3-4 ट्रेन जाती है ना पटना से, नहीं चढ़ पाओगे। इतना महिला लोग जाते हैं, सब मखदूमपुर में उतर जाता है। हमारे यहाँ तेल पानी बाबा आते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर 90% लोग महिला है, 95-99% लोग महिला है। चलो आगे देखो, जीडीपी एमपी की बात करते हैं, निकालिए जीडीपी एमपी। कल रात हम दुकानिया पर थे ना, तो ऐसी आदमी आया था दुकानिया पे, तो सामने टेलर जी का दुकान है, तो वहाँ पे आके बैठ गया, बोल रहा था भगवान कहाँ है, मंदिर क्यों बनाने चाहिए। हम सुन रहे थे, सुनते सुनते जब नहीं रहा गया तो बम फटा। हमको तो रहा जाता नहीं है, क्योंकि सब जवाब देना जरूरी है ना। तो हम बोलना शुरू किए कि आपको पता है कि शिव की पूजा कब से हो रही है।
तो पहले पाषाण काल था, आप इतिहास नहीं पढ़े हैं, हमको इतिहास पढ़ा रहा है वो, आप इतिहास नहीं पढ़े हैं। हम कि हमारे घर चल 40 किताब से प्लस होगा हमारा खाली इतिहास का किताब, जितना तुम देखा नहीं होगा उतना इतिहास तुम पढ़े हुए, जितना तुम्हारे गांव में पूरा किताब नहीं होगा इतिहास का उतना मेरे घर में मिलेगा। फिर बोल रहा था कि मंदिर में पूजा करने के जाते हैं, बोला समझाना शुरू किया, हम नहीं मानते। अरे नहीं मानता ये बात बोलो कि हम नहीं मानते, फिर आकर के हमारे भाषण क्यों देना, आकर के 4 लोग को मैनिपुलेट कर रहा है। वो लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे आप लोग जो ईसाई धर्म वाले आते हैं या जो भी नया धर्म वाले आते हैं वो मैनिपुलेट कैसे करता है, पहले आपको जो भगवान जो आपके मन में जो पहले वाला है कॉन्सेप्ट उसको हटाएगा, है ना, उसको फॉर्मेट मारेगा। अरे मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट मारे तब तो नया भरेंगे उसमें, है तो क्या करेगा, आपको जो भगवान का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उसको हटाएगा, बोलेगा भगवान नहीं है, ये नहीं है, कहाँ है, कैसे है, फलान है, ठिकाने, आपको माइंड में लगना शुरू हो जाएगा। सही बात है, 2000 को उदाहरण दे देगा, देखिए वो मर गया, उसको भगवान नहीं बचा पाए, है ना, वो ऐसे मर गया। तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव होना शुरू होगा। अब डेली डेली एक ही बात बोलोगे तो तुम्हारा माइंड बदलाव होना शुरू हो जाता है, बदलाव लेना शुरू करते हैं। माइंड है ना, इसको जो समझाना शुरू करेगा समझना शुरू कर देगा, है। अरे भाई जो अपना धर्म मान रहा है उसको मानने दो, उसको क्या तुमको दुश्मनी है, क्यों बदलना है हमको। जब संविधान में लिख दिया गया सर्वधर्म समभाव, तो फिर क्या दिक्कत है, टेंशन खत्म। उनका पहले क्या करना है कि पहले वो लोग चेंज करेंगे माइंड को, फिर उसमें भरना शुरू करेंगे। हाँ नहीं एक दिन तुम्हारा फॉरवर्ड मारेगा, 1-2 दिन आकर के, बात समझे। अभी क्या हो रहा है कि अभी इस्लाम धर्म वाले को भी क्या कर रहा है, मार्केट में उसको ईसाई बनाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। बहुत सारे क्या होता है कि ज्यादातर लोग मुस्लिम है जो कम पढ़े लिखे होते हैं बेचारे, उनको जो समझाया और वो उनको लगा कि कुछ पैसा भी दे दिया, उसको लगा कि भाई हमारा देखो, हमारे अल्लाह नहीं दे रहे हैं, हमारा भगवान नहीं दे रहे हैं, और ये ईसा मसीह वाले दे रहे हैं, तो माइंड चेंज होगा वहां से। हाँ डायरेक्ट दे रहे हैं। अरे जिसको पैसा नहीं मिल रहा है उसको पैसा दे दो, तो उसको जो बोलो जो करेगा वो, है? हाँ अभी आप लोग देखे 2-3 न्यूज अभी चल रहा है माइंड में, ईरान का न्यूज आप लोग देखे होगे, हैं? ईरान में फिर से भड़क गया है हिंसा, फिर आप लोग देख रहे होते बांग्लादेश तो चल ही रहा है वो कहानी। अब ज्यादातर देखो मुस्लिम कंट्री ऐसे भड़क क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको भड़काना आसान होता है, उनको भड़काना आसान है। अरे वो किसी को बोल नहीं रहे, हम बोल रहे हैं सीधी सीधी बात, किसी का दुश्मनी थोड़ी है हमारा, हमारे वहाँ पे भी 2-4 मुस्लिम पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी हम किसी को बोल रहे हैं, हमारा मुस्लिम दोस्त खाना खाते हैं, क्या दिक्कत है? हमारा 3-4 दोस्त है मुस्लिम में, हम उसको सामने बोलते हैं, देखो तुम लोग भड़क जल्दी जाते हो, वो लोग मानता है, वो लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दो मेरा मुस्लिम दोस्त है जो वर्तमान में इंजीनियर है और वो इन्फोटेक में काम कर रहा है, वो इन्फोटेक में, छोटा मोटा कंपनी नहीं, इन्फोटेक में काम कर रहा है, 48 लाख का पैकेज है उसका, आता तो खाना खाते साथ में, हम उसको सामने बोलते हैं कि देखो अभी भी एक तबका ऐसा रह गया है जो बेचारा पढ़ लिख नहीं पाता है ना, और प्रॉब्लम हो जाती है उसकी जनसंख्या कि एक घर में 3-4-5-6 बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाना लिखाना मुश्किल वाली काम हो जाती है। लेकिन एक चीज हम देखते हैं मुस्लिम में, एक चीज बहुत अच्छा चीज है मुस्लिम में, उनका हुनर बहुत ज्यादा है, एक हुनर में माहिर रहेगा वो, कोई ना कोई हुनर है, सिलाई जानता है, कढ़ाई जानता है, जो भी चीज जानता है, लेकिन हुनर में माहिर है, या तो फिर मैकेनिक है, जो भी है। हाँ तो उनके पास टैलेंट है, पढ़ा लिखा भले नहीं है, टैलेंट में कोई कमी नहीं उनका। आप लोग कभी चले जाओ सूरत में 90% मुस्लिम काम कर रहे हैं, 90% मुस्लिम काम कर रहे हैं जो अभी सिलाई कढ़ाई काम करते हैं। हाँ 90% मुस्लिम काम करते हैं वहाँ पे। मैकेनिक चले जाओ, चलिए अब जीडीपी होता क्या है? हाँ जीडीपी होता है क्या है भाई साहब, इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, पूरा फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे देश में बना हो, है ना, उसका उत्पादन हमारे देश से हुआ हो, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें 2 चीज हो सकते हैं, एक वस्तु होगा और एक क्या होगा, सेवा होगा। बात समझे? तो कितनी सेवाएं उत्पादन की गई और कितना वस्तु उत्पादन किया गया, और दोनों का कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ऐड करते हैं। बात समझे? बटा जनसंख्या, यहां से निकल जाएगा पहला आय का पहला कैटेगरी, आगे फिर चेंज करेंगे इसको, है ना, कुल वस्तु की कीमत प्लस कुल सेवा की कीमत बटा जनसंख्या। क्लियर हो गए? कुल वस्तु की कीमत मतलब ये वस्तु बना, ठीक है, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय करते हैं, है ना। फिर एक सेवा मतलब नौकरी की कीमत, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय करते हैं, ठीक है, बटा जो भारत की जनसंख्या है वो। तो ये पहला पड़ाव है जिसमें हम
निकालेंगे भारत का राष्ट्रीय आय। आगे कैसे कैसे चेंज करेंगे इसमें, क्या क्या कटेगा, कहाँ कहाँ से कटेगा, फिर क्या क्या ऐड होगा, वो पूरा लेकर के लास्ट में फिर निकलेगा आपका एक पूरा मूल रूप से राष्ट्रीय आय। पहला पड़ाव यही है ना। इसमें कर सकते हो कुल, है ना, वस्तु की कीमत अवल नीचे प्लस कुल जनसंख्या की कीमत, सॉरी कुल सेवा की कीमत। बात समझे, इसी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। भाई क्लियर हो गए? हाँ, मार्केट प्राइस हो गया। जीडीपी, एमपी माने कुछ होगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, है ना। मान लो कोई नौकरी कर रहा है 50,000 पे, कोई नौकरी कर रहा है 60,000 पे, कोई नौकरी कर रहा है 1 लाख पे, कोई नौकरी कर रहा है 1.5 लाख पे। बात समझे, उसका मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कहाँ से तय करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, ना कि हम घरेलू मार्केट से। बस समझे। अब ये पेन की कीमत मान लो कि यहाँ पर बिक रही है कितना, 10 रुपया, है ना। हाँ, फिर मार्केट, बाहर मार्केट में बिक रहा है 25 रुपया। तो इसका, है ना, एक सभी सारे देश को लेंगे, सारे देश को लेकर के फिर इसका हम रेट तय कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका रेट कितना होनी चाहिए। बात समझे। इसी को बोलते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है, कुल वस्तु की कीमत प्लस कुल सेवा की कीमत। ज्यादा याद नहीं रखना, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, बस इतना याद रखना है जीडीपी होता है हमारे घर में उपजा हुआ जितनी वस्तुएं और जितनी सेवाएं, यही होता है जीडीपी। जीडीपी जो है हर एक 3 महीने में चेंज होते रहता है, ठीक है। हाँ, जैसे क्या हुआ था ना, जब कोरोना हमारे यहाँ आया था तो जीडीपी माइनस में चला गया था, रीजन क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन ठप पड़ गए थे, हमारे यहाँ सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो ना तो उत्पादन रहेगा तो माइनस में जाएगा ही जाएगा। बात समझे, क्लियर। हाँ, आज अमेरिका इतना अव्वल क्यों है, क्योंकि अमेरिका में जो है जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो घरेलू ज्यादा होते हैं, इसलिए वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी धीरे धीरे कोशिश पे आ रहे हैं। बात समझे। हाँ, सर्वर को छोड़ दें तो लगभग कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे यहाँ बन रही है, कुछ टेक्नोलॉजी अभी भी हमको बाहर से खरीदनी पड़ती है। बस समझ गए। इसको लिख लीजिए फटाक से, उसके बाद डिफिनेशन लिखा देते हैं आपको। अब पूछोगे, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग का, कि सर मान लीजिए कि विदेश वाली कंपनी अगर भारत में हो तो उसका जीडीपी कहाँ जोड़ेंगे, विदेश में कि भारत में? दिमाग में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। भारत में उत्पन्न होगा, लेकिन भारत में। देखो, हम बात कर रहे हैं अपने एरिया की, ये पूरा भारत है ना, इस पूरे भारत के अंदर चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे वो देसी कंपनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है, उस वस्तु की कीमत हमारे जीडीपी में ऐड होगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई सवाल जवाब नहीं है? दिमाग में आ रहा था क्वेश्चन है कि सर भारतीय, मान लीजिए कि बाहरी कंपनी है और हमारे यहाँ करके फैक्ट्री लगा दी है ना, चाहे तो हमारी कंपनी है वो जाकर के बाहर में फैक्ट्री लगा दी है किसी देश में, है ना, तो उसका जीडीपी कहाँ जुटेगा? रिलायंस की कोई फैक्ट्री है वो बाहर में है तो उसका जीडीपी इंडिया में नहीं जुटेगा, उसका जीएनपी इंडिया में जुटेगा। ध्यान रखिएगा, जीएनपी भी है। अगर जीएनपी पढ़ाएंगे आप लोग को तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। तो मान लो किसी कोई भी फैक्ट्री जो बाहर में लगी हुई है तो वहां से जो पैसा हमारे यहाँ आ रहा है उसको रखेंगे जीएनपी में। क्लियर? ये हमारे क्षेत्र के अंदर जितना भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, चाहे तो बाहर का हो चाहे हमारा हो, है ना, उसको रखेंगे जीडीपी में। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मान लो कि सर कि हवाई जहाज वाला क्वेश्चन आजकल बहुत देना शुरू कर दिया है कि सर एक हवाई जहाज उड़ा, वो दुबई में लैंड किया, दुबई से लैंड करने के बाद फिर वहां से उड़ा, वहां से लैंड करने के बाद फिर अमेरिका गया, अमेरिका से फिर लौटा, है ना, फिर दुबई में लैंड किया, फिर दुबई से लैंड करके भारत में आ गया। अब सर इतना देरी में जो चार्जेज हुए वो कौन से जीडीपी में आएगा? या फिर उसके अंदर काफी चीजें होती है, आपको सुविधाएं दी जाती है, जैसे आपको टिकट हो गया, खाना हो गया, है ना, और भी चीजें होती है, प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं, जहाज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट भी होते हैं जब खरीद सकते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट का जीडीपी हम कहाँ ऐड करेंगे? कोई जहाज तो यहाँ से जा रहा है, वहां भी लैंड कर रहा है, तो सारा जीडीपी कहाँ ऐड होगा? भारत में ऐड होगा। कोई जहाज कहाँ से उड़ा था? भारत से। इसकी मूल कंपनी कहाँ है? भारत। क्लियर? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं? कंपनी कहीं का भी हो, भारत में कंपनी लगी है, जीडीपी कहाँ वाला जुटेगा? भारत वाला में। जहाज कहाँ से उड़ा हो, जहां से जहाज उड़ा है या फिर जहां की कंपनी है उस जहाज की,
बात समझे, या शिप हो या फिर हवाई जहाज हो, है ना। ज्यादातर शिप वाला मामला ज्यादा चलता है, क्योंकि शिप वाला में ज्यादातर है ना क्या होता है कि वो अति आपको परिवहन में आपको वस्तुएं ले आते हैं ना, वहाँ पर आदमी कम होते हैं, ज्यादातर वो ट्रेड के लिए रूट होता है। तो वहाँ से वस्तुएं जा रही है, उसका जो ट्रेड चल रहा है, उसका जो पैसा आ रहा है, उसका जो खपत भी हो रहा है, उसको ऐड या माइनस कहाँ करेंगे, तो सब कहाँ करेंगे, भारत वाला जीडीपी में। क्लियर। अब लिखिए इसको थोड़ा सा डिप्रेशन के तौर पर लिख लीजिए, है ना। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, हाँ घरेलू सीमा, देखो ध्यान में घरेलू सीमा बोल रहे हैं, बाउंड्री अपना, घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार अथवा मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, बाजार अथवा मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, बाजार अथवा मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। क्लियर। एक पॉइंट और ऐड कर दो इसमें, जीडीपी में सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा, जीडीपी में सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा, गैर निवासी हो गए बाहर वाले, है ना, किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है। सर इसमें ना होगा शामिल दारू, मतलब है ना, ना दारू छोड़ के, नशीला पदार्थ छोड़ के, हाँ एक बार बोलते हैं, निवासी द्वारा उत्पादन को शामिल किया जाता है। अब लिखो विदेशी सीमा के अंतर्गत कौन कौन आता है, विदेशी सीमा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हवाई मार्ग, दूतावास, दूतावास समझते हो ना, है दूतावास, हाँ उसके बाद फिर क्या होगा, दूतावास, उसके बाद है सैनिक हवाई अड्डे, है दूतावास भाई, हाँ दूतावास समझते हो ना क्या होता है, बताया था तुम लोग को ना। दूतावास, दूतावास में क्या होता है, जैसे हमारा कोई राजदूत वहां रह सकता है, उसको बोलते हैं डिप्लोमेस। जिस देश के साथ हम ट्रेड करते हैं ना, उस देश के राज्य में हम लोग दूतावास रखते हैं, ठीक है। और उस देश में दूतावास रखते हैं तो क्या करेगा वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट उस दूतावास की प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। दूसरा क्या करेगा कि उस दूतावास में वहां का राष्ट्रपति भी होगा, तो ऑर्डर लेने के बाद ही उस दूतावास में घुस सकता है, क्योंकि जो जमीन है ना वो पूरी तरह समझो भारत गवर्नमेंट है, वो घुसने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, बात समझे। और सारे देश का दूतावास भी हमारे देश में, जैसे जहां जहां से हम डिप्लोमेस करते हैं, और हमारा देश का दूतावास भी सारे देशों में है जहां जहां से हम डिप्लोमेस करते हैं, हाँ। और उसका जो भी खर्च वर्च है, उस दूतावास से जो भी खर्च है वो हमारी सरकार जो है वहन करती है। और उस दूतावास में जो भी उत्पादन मान लो कि हो रहा है ना, उस वहाँ का जीडीपी में जो ऐड होगा वो होगा भारत के जीडीपी में ऐड होगा, हाँ खर्च भी और उत्पादन भी दोनों, बात समझे। हाँ अभी पाकिस्तान में फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से डिप्लोमेसी खराब हो गया हम लोग का, चीन से ही बंद कर दिया गया है, बात समझे। हाँ पाकिस्तान से बंद कर दिया है, चीन से बंद कर दिया है, तो जरूरी नहीं खाली दिल्ली में हो सकता है, किसी भी जगह पे उसको अलॉट कर सकता है। एक पटना में कुछ दूतावास है, जैसे नेपाल वाला पटना में है, नेपाल वाला जो है पटना दूतावास है ना, भूटान वाला भी वहाँ है, क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में है, हाँ। तो जहाँ जहाँ पे जैसे नजदीक होता है वहाँ दूतावास रखते हैं, और उसकी सिक्योरिटी का काम जो देखती है वो वहीं के गवर्नमेंट देखती है, बात समझे। और उस सिक्योरिटी का जो पैसा जाता है वो जाता है भारत से, बात समझ गई। हाँ और कोई सवाल है, नहीं ना जवाब है ना सवाल है। चलिए ये तो पढ़ा चुके थे आप लोग की कि भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक होती है, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे आप लोग को, है ना। हाँ यहाँ तक जो है, हाँ
ये 12 नॉटिकल मील आपको पढ़ाया था ना, नॉटिकल मील। तो यहां तक जो भी उत्पादन होगा, है ना, वो जो है भारत के जीडीपी में ऐड होगा। बात समझे? इसके बाद एक 200 ही पढ़ाए थे, है ना। हाँ, तो 200 वाला में क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर कोई चीज निकला, यहाँ पर अगर कोई चीज निकलता है या खनिज पदार्थ जो भी, तो वो अगर 2 देश हैं तो वो दोनों देश के सहयोग से निकाले जाएंगे। क्लियर हो गया है? तो जीडीपी क्लियर हो गए हैं? जीडीपी एमपी तो क्लियर हो गया, मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीडीपी एफसी। हाँ, जीडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट। हाँ, अब समझ गया, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसको। हाँ, फैक्ट्री का काम नहीं। अब देखो, अब हम लोग हाँ जीडीपी एमपी निकाल लिए। एमपी में क्या था कि पूरा वस्तु के आय और पूरा सेवा का आय, यही तो कहानी थी, है ना। लेकिन अब बोलेंगे सर इस पे कैसे निकालेंगे, अभी तो टैक्स भी तो लेता है सरकार, है, वो कहाँ छोड़ेंगे, तो टैक्स वाला भी तो घटाइए तब तो निकालेंगे व्यक्ति के आय। बात समझे? तो यहाँ पर हो जाएगा जीडीपी, फॉर्मूला है एमपी माइनस, कुछ कुछ माइनस करेंगे इसमें, तो एक करेंगे इनकम टैक्स, है, इनकम टैक्स माइनस करेंगे। बात समझे? कमाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं। तो सर 60,000 तो हुआ था, हमारा 50,000 मिला है हाथवा में, आप बोल रहे हैं 60,000 पर आपका राष्ट्रीय आय है। नहीं सर, गलती है ना, इनकम टैक्स में घटाइए, इसमें माइनस क्या करेंगे, इनकम टैक्स। बोलेंगे सर तो एक चीज और छूट गया आपका, है, सरकार सब्सिडी भी तो देती है, उसको तो ऐड किया नहीं आप, गैस की तरह सरकार सब्सिडी भी तो दे रही है, तो घटेगा कि बढ़ेगा सब्सिडी, सब्सिडी बढ़ेगा। सब्सिडी गवर्नमेंट देती है किसको, जनता को। बात समझे? तो आईटी तो ले ली सरकार, प्लस सब्सिडी कर लेंगे, पहले आईटी घटाएंगे, बात समझे, और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ सब्सिडी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा कुछ का जीडीपी एफसी का। क्लियर? लिखो। हाँ, इसका कोई दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला ये सब नहीं है, ज्यादा कोई दिमाग डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यही आएगा। हाँ, कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एमपी में से क्या करेंगे, मान लो कि हमारा जीडीपी एमपी कितना गया है ना, 60,000 गया है, तो माइनस कर देंगे, मान लो कि उसमें आईटी निकाल लो 1,000, 10,000, ठीक है, प्लस सब्सिडी कर लो 5,000, तो हमारे हाथ में कितना आ गया, 55,000। ये है हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। आगे 55,000 से भी घटाएंगे हम, क्लियर हो गए यहाँ तक? ये हुआ हमारे घर के अंदर वाली बात। हाँ ये हुआ हमारे घर के अंदर वाली बात। जैसे इंडिया में जो कमा रहे हैं ना, उसका जीडीपी से काम चल जाएगा। बात समझ में आई? जैसे जो हमारे घर के अंदर काम कर रहे हैं, जो घर के अंदर नौकरियां हो रही है, घर के अंदर अपने फैक्ट्रियां हैं, उसका जीडीपी से काम चल जाएगा। आगे जीएनपी किस लिए ऐड करेंगे, तो बाहर वाली फैक्ट्रियों के लिए, या फिर हमारी फैक्ट्रियां बाहर लगी हुई उसके लिए जीएनपी का काम आएगा। ये हमारे घर के अंदर वाला मामला निपट लिया है ना। अब जीडीपी 2 तरह के होते हैं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और बताते हैं। जीडीपी जो है कीमत पर निर्भर नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। जीडीपी वस्तुओं की ग्रोथ की बात कर रहा है, ना कि कीमत की बात कर रहा है। बात समझे? वस्तुओं के ग्रोथ का मतलब कि आज हमने कंपनी खोली तो हमने 10 कलम बनाने शुरू किए, है ना। 1 साल में हम कितने कलम बनाए, 10 बनाए। तो आगे 5 साल के बाद उसी कलम को जो बनाने का प्रक्रिया है, कम से कम 100 होने चाहिए। बैठ जाओ, बता रहे हैं कलम की प्रक्रिया कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। बात समझे? ऐसा नहीं कि मान लो कि हम 10 कलम बनाए सर, उसका प्राइस 2010 में 10 रुपया था सर, तो हमारा पूरा इनकम कितना हो रहा है सर, 100 रुपया है। उसके बाद सर हम 10 ही प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, और हमारा जो 2020 में जो कलम का प्राइस है सर 50 रुपया हो रहा है सर, तो हमारा इनकम तो बढ़ ही रहा है ना सर, क्या दिक्कत है? लेकिन आपकी वस्तु कहाँ बढ़ी? और वस्तु नहीं बढ़ेगा तो सेवा कैसे बढ़ेगी? अब 10 वस्तु को बनाने के लिए आपको 5 व्यक्ति की आवश्यकता लग रही है, तो आप तो फिर सेवा का उत्पादन कर नहीं रहे हैं। बात समझे? तो एक फैक्ट्री में जब वस्तु का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर
100 वस्तुएं बन रही थी, बनाने शुरू कर दिए, तो हमारे जो 5 व्यक्ति लग रहे 50 लगेंगे, हैं लगेंगे ना। तो वस्तु का प्राइस बढ़ा, प्लस प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। जैसे समय के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारा वस्तु का उत्पादन भी बढ़ेगा और सेवा का भी प्राइस बढ़ेगा और सेवा का उत्पादन भी बढ़ेगा, तब तो कंपनी ग्रोथ करेगी। बात क्लियर हो गई है। तो एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ, किसको झुक नहीं पता है लिखो जीडीपी में, नहीं जीडीपी में पूरा जीडीपी लिखा रहे हैं भाई। एफसी एमपी क्या होता है, एमपी खाली लिख रहे हैं बेटा, मार्केट प्राइस है वो। ये एफसी है फैक्टर कॉस्ट, जो कटने छटने के बाद आएगा उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। तो जीडीपी में वास्तविक आधार उत्पादन पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु की कीमत पर। वास्तविक आधार उत्पादन पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु की कीमत पर। क्लियर। हाँ, अब जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं होगा उसके बारे में भी लिख लो कि जीडीपी में कौन सी शामिल नहीं करेंगे। इन्हें कि महुआ के दारू भी तुम शामिल कर लेना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखो जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं होगा। अफीम नहीं होगा, चरस नहीं होगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता नहीं होगा, स्वयं के लिए किया है स्वयं के लिए किया हुआ नहीं होगा। अब स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, चरस, अफीम, बस हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, बेरोजगारी भत्ता। चरस नहीं खाए तो लोग, कभी खाना नशा आता है हाँ हाँ खा लेंगे एक दिन बेरोजगारी भत्ता, है ना। कोविड में मदद, ये सबको जीडीपी में नहीं रखा गया है ना। विदेशों से आने, देखो ये बड़ा सबसे महंगा चीज होता है, विदेशों से आने वाला दान। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रस्ट, आखिर का सुनो, सोचो ट्रस्ट होता क्या है सर। तो ये ट्रस्ट वाला मामला बहुत पेचीदा है। जितने भी गवर्नमेंट या फिर जितने भी प्राइवेट संस्थान जो है ना, अपना वाइट ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाती है, बस में ही उसको जीडीपी में रखा नहीं जाता है, इसीलिए उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कोई पूछता नहीं। बात समझे। तो भारत में बहुत ऐसे ट्रस्ट है जिसका विदेशों से फंड किया जाता है, बहुत सारे ट्रस्ट है। अगला लिखो, विदेशों से आने वाला दान हो गया, दान दान स्वयं के लिए किया गया काम, स्वयं के लिए किया गया काम, ये सारे जो हैं आपको अति में नहीं आएंगे। क्लियर हो गए। हाँ, जीडीपी में शामिल नहीं होंगे। तो इतना था आपका जीडीपी का कहानी, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जीडीपी के मतलब घर के अंदर जितना भी कंपनियां हमारा लगा हुआ है, उस कंपनियों से उत्पादन की गई सेवाएं और उस कंपनी से उत्पादन की गई वस्तु, वो दोनों की कीमत को ऐड करेंगे, जीडीपी निकल जाएगा, है ना। एमपी निकलेगा मार्केट प्राइस पर, है ना। उसके बाद जीडीपी एफसी क्या है, तो जीडीपी एमपी जो निकला था, मान लो कि 60,000 रुपये निकला था, तो 60,000 में हम लोग घटा देंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो सरकार गवर्नमेंट लेती है, प्लस कर देंगे सब्सिडी। कहानी खत्म। क्लियर हो गया यहाँ तक जीडीपी वाला कहानी। जीडीपी का फुल फॉर्म, हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं हिंदी में, सकल। ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अरे ग्रॉस है ना रे, ग्रॉस मतलब सकल है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, है ना, और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। तो अपना घर वाला मामला हम लोग क्लियर कर लिए। यही बोलता है जीडीपी। जीडीपी से तय किया जाता है कि वहां के विकास दर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बात क्लियर हो गई। चलो तुम जाओ जीडी करो, तुम जाओ करके, नहीं जीडी करना है अभी।